नमस्कार। आज हम जानेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? होम्यो मीन्स सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। होम्योस्टेसिस मतलब एक स्टेट में रहना। एक स्टेट में रहना मतलब बैलेंस्ड रहना। हमारी बॉडी जो है वो हमेशा होम्योस्टेसिस में रहती है, हमेशा अपने आप को एक रेगुलेटेड स्टेट में रखती है और तभी हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें बीमारियां आ जाती हैं। बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है, ये प्रूव्ड है बाय साइंस ऑल्सो। बॉडी खुद भी अपने आप को हील कर सकती है रेस्ट से। थोड़ी बहुत मेडिकेशन हम लेते हैं बट रेस्ट रिलैक्सेशन से भी हम हील हो जाते हैं। तो बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अपने आप को मिड में, एक स्टेट में या मिडिल में रखती है। जैसे कि पिक्चर में मैंने एक बताया सीसॉ है या एक बैलेंस है, तो बॉडी समझिए कि सीसॉ का ऐसे बैलेंस रहता है। जैसे ही बैलेंस ऊपर नीचे होता है बॉडी अपना काम करती है, उसको वापस उसी स्टेट में ले आती है। या बैलेंस है तो ऊपर नीचे जब बॉडी होती है तो वो अपने आप को उसी स्टेट में ले आती है। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे हम देखें टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी कंट्रोल करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है? ह्यूमन बीइंग्स क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारी बॉडी में एक रेंज है टेम्परेचर की। इररिस्पेक्टिव के टेम्परेचर बाहर क्या है, माइनस में है या 50 डिग्री सेल्सियस है, कुछ भी टेम्परेचर है, लेकिन हमारी बॉडी हमेशा एक ही स्टेट मेंटेन करती है। तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जो कि अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवरेज माना जाता है। तो हमें इसलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। तो उसको जनरली लोग होम्योस्टेसिस समझते हैं, बट होम्योस्टेसिस एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें और भी फंक्शंस बॉडी के आते हैं। जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हम जानते हैं कि और भी सिस्टम्स हैं, और भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के, जो बॉडी को इस मिडिल स्टेट में या हेल्दी स्टेट में रखते हैं। अब सेकंड हो गया ब्लड शुगर लेवल। हमें सबको पता है कि बॉडी का एक शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। जब कंट्रोल नहीं होता तो हमें डायबिटीज डायग्नोस होती है। तो वो रेगुलेशन बॉडी की जो है वो हार्मोन लेवल पे होती है, अपने हिसाब से बॉडी एडजस्ट करती है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एंजाइम्स रिलीज होते हैं और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बेसिकली इंसुलिन, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। तो एवरेज अगर हम लें तो फास्टिंग का 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और रैंडम 120 से 140 के बीच में हम नॉर्मल मानते हैं। या A1C टेस्ट में हम इसको अराउंड 5 to 7% मानते हैं। तो ये नॉर्मल लिमिट है, यानी कि ये एक रेंज है जिसमें बॉडी, अगर आपकी शुगर लेवल ये है तो आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड है। वैसे ही ऑक्सीजन 95% से ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए लंग्स में। कोविड में हमने सबने बहुत ऑक्सीमीटर लगा के टेस्ट किया, बहुत ऊपर नीचे होती थी, तो वो रेंज हमें पता है कि वो भी 95% होनी चाहिए नॉर्मली। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है बॉडी में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी में एक रेगुलर, एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहते हैं। ये भी अगर ऊपर नीचे जाते हैं तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो इसका भी एक बैलेंस होता है बॉडी में। वैसे पीएच का बैलेंस होता है, बॉडी थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, तो पीएच भी अराउंड 7 के रेंज में हमारी बॉडी में रहता है। तो ये सारे सिस्टम्स अपने आप काम करते हैं बॉडी में। हम बॉडी को कोई डायरेक्शन नहीं देते, या ये चीज़ें वॉलंटरी नहीं है। हम बाहर खाना खाते हैं हमने, या आज बहुत हैवी खाना खा लिया, ऑयली खाना खा लिया, तो हम बॉडी को ये नहीं बोलेंगे कि प्लीज़ आज आप लिपिड मेटाबॉलिज्म बढ़ा दो क्योंकि आज मैंने बहुत ऑयली खाया है। हम ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम आते हैं घर में, रेस्ट करते हैं, सुबह तक हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होता। या हमने बहुत आज एक्सरसाइज कर ली, या हमारा ऑफिस में आज बहुत बिजी डे गया, तो हम बॉडी को आज ये नहीं बोलेंगे कि प्लीज आप आज नैप थोड़ा सा 15 मिनट मत लो, आधा घंटा ले लो। ये हम नहीं बोलते। बॉडी अपने आप, हम रेस्ट करते हैं, हमें जितनी नींद आती है फिर हम उठ जाते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें इनवॉलंटरली बॉडी में हो रही है, ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बॉडी खुद इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही उसको मैनेज कर लेती है। तो ये कैसे मैनेज करती है? मैंने आपको पहले के वीडियो में सिस्टम्स के बारे में बताया था कि बॉडी में कितने सारे सिस्टम्स हैं। उसमें से मैंने बताया था आपको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी का। तो ये दोनों सिस्टम टुगेदर, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और वी कैन से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर, ये बॉडी के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर जो इनका मास्टर ग्लैंड है, या जो मेन एरिया है जहाँ से ये सब कंट्रोल होता है, वो ब्रेन में होता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारे मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है, या ऐसे कह लीजिए सजाइटल सेक्शन है। अगर हम अपने सर को आधे भाग में डिवाइड करें या बीच में से काट दें तो ये ऐसा दिखता है ब्रेन। तो ये जो आपको ग्लैंड दिख रहा है छोटा सा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मेन ग्लैंड है, जो मेजर फंक्शंस कवर करता है बॉडी के। और ये जो इसके ऊपर एरिया, ये
हाइपोथैलेमस है। ये सारा थैलेमस है थर्ड वेंट्रिकल और ये हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों मिलके बॉडी के सारे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, नर्वस सिस्टम को भी और एंडोक्राइन ग्लैंड के फीडबैक सिस्टम। और ये ऑलमोस्ट आप देखिए मिडिल में है हेड के, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी की सारी फंक्शनिंग के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक मेन रेगुलेटरी सेंटर है बॉडी के, जहां से सारे सिग्नल आते हैं कि बॉडी को कैसे मैनेज करना है। और नर्वस सिस्टम में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है, जो कि मैंने पहले नर्वस सिस्टम में बताया था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है, वो अपने आप कंट्रोल करता है। और उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे। तो ये सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेन के और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। और वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग लेवल पे, वहां पे हार्मोनल सिक्रीशन होता है। अब हार्मोनल सिक्रीशन होता है, लेकिन बॉडी स्मार्टली उसे देखती है कि कितना सिक्रीट करना है। अगर बॉडी में फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इंसुलिन है तो वो ज्यादा है, एक्चुअली उतना उसको बनाना नहीं, क्योंकि खाना नहीं खाया तो जरूरत नहीं है। तो क्या होगा कि बॉडी के पास अपने आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो सीधे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से सिग्नल आता है कि कोई जरूरत नहीं है, तो आज हम कम बनाएंगे हार्मोन, तो वो उस दिन कम बनेगा, उस टाइम कम बनेगा। और अगर हमें ज्यादा जरूरत होगी तो उस टाइम वो ज्यादा बन जाएगा। तो बॉडी अपने आप इस चीज को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है और अपना रेगुलेशन करती है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जब हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बॉडी अपने आप बैलेंस करना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया थायरॉक्सिन, जो थायराइड से सिक्रीट हो रहा है, वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर बॉडी के पास ज्यादा है तो बॉडी बोलेगी कि नहीं थायरॉक्सिन ज्यादा है, ज्यादा नहीं बनाना है, तो वो फीडबैक मैकेनिज्म खुद लेती है। तो जैसे कि सारे सिग्नल फिर सीधा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रेगुलेट करती है कि नहीं बॉडी के पास तो थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा है, नहीं बनाना है, तो अपने आप वो सिग्नल आता है कि कम सिक्रीशन होता है, तो बॉडी कम सिक्रीट होती है। और अगर वो बहुत कम बन रहा है तो बॉडी सिग्नल देगी कि थायरॉक्सिन की कमी हो रही है, चलो ज्यादा बनाते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से सिग्नल आएगा तो वो ज्यादा बनेगा। तो बॉडी बहुत स्मार्टली अपने आप को रेगुलेट कर लेती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सा हार्मोन ज्यादा बनाना है, कौन सा कब बनाना है। तो ये सब जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है बॉडी का, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है या बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में या हेल्दी स्टेट में रखता है। अब हम जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग होम्योस्टेसिस बॉडी में कैसे मेंटेन होता है। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि हमारी इस फिजिकल बॉडी के अराउंड एक एनर्जी बॉडी है, जिसे हम प्राणमय कोश भी बोलते हैं। प्राणमय कोश और फिजिकल बॉडी दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं हमेशा एक दूसरे से। तो कुछ भी जो मैनिफेस्ट होता है पहले एनर्जी बॉडी में आता है, फिर फिजिकल बॉडी में आता है। हमने ये तो जाना था कि प्राणमय कोश हमारी फिजिकल बॉडी के अराउंड है, वो एक एनर्जी बॉडी है। लेकिन वो एनर्जी बॉडी है कैसे? हमें पहले पता है कि एनर्जी हमेशा चेंज होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। एनर्जी कांस्टेंट है बट वो चेंज होती रहती है। एनर्जी मोबाइल है, हमेशा इंटरचेंज होने वाली है। एनर्जी है तो लाइफ है, ये हमेशा चेंज होती रहती है बॉडी में। तो फिजिकल बॉडी के अराउंड जो एनर्जी बॉडी है वो एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, वो हर वक्त चेंज होती जा रही है। कैसे चेंज होती जा रही है? क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी में सिस्टम है पूरा, और षट चक्र निरूपणम में उसको बताया है कि 72,000 नाड़ियों के फॉर्म में हमारी एनर्जी बॉडी है। 72,000 नाड़ियाँ या नसें जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो हैं, प्लस कुछ चक्र हैं। चक्र मतलब चक्र क्या होता है? पहिया, व्हील, स्पिनिंग व्हील। वो वॉर्टेक्स की फॉर्म में भी होता है, वर्लपूल या जो भंवर होता है जैसे उठता है बादलों में, उस फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है। तो नाड़ियों में जा रही है प्लस चक्रों में जा रही है। अगर हम मेटाफोरिकली समझें इस चीज को, तो आप इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग है, 7 मंजिला बिल्डिंग है। तो हर अपार्टमेंट में, हर फ्लैट में, बिल्डिंग में पानी की आवश्यकता है, पानी चाहिए। पानी कैसे आएगा? पानी प्लम्बिंग सिस्टम से आता है, जैसे कि पाइप डले होते हैं बिल्डिंग में, बोरिंग हुई, पानी ऊपर चढ़ा, हर एक फ्लोर पे जाता है पानी, हर एक अपार्टमेंट में जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे गया तो फर्स्ट फ्लोर का टैंक था, टैंक से 4 फ्लैटों में चला गया फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर का अपना टैंक था, फिर उसमें चला गया। तो ऐसे करके 7 मंजिला की इमारत है जो हमारी बॉडी है, और उसमें टैंक के थ्रू और पाइप्स के थ्रू पानी सप्लाई होता है। तो जो पाइप्स हैं वो नाड़ियां हैं। चाइनीज फिलॉसफी में नाड़ियों को मेरिडियन भी बोलते हैं, और जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नाड़ियों के ऊपर। तो 7 जो बिल्डिंग है हमारी, उसमें 7 फ्लोर पे 7 बड़े बड़े टैंक्स हैं, वो 7 चक्र हैं। नाड़ियां पाइप के फॉर्म में है और टैंक के फॉर्म में चक्र हैं, और थोड़े माइनर चक्र भी होते हैं, बट हम मेजर चक्रास के बारे में ही जानेंगे आज। तो ऐसे वाटर जो है पूरी बिल्डिंग में सप्लाई होता है, नीचे से आता है और पूरी बिल्डिंग में जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये नाड़ियां और चक्र एनर्जी को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर इनमें ब्लॉकेज आ गई तो
ब्लॉकेज आते ही वाटर सप्लाई रुक जाएगी। जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि अगर पानी रुक जाए, मान लीजिए टैंक में पानी बंद हो गया, क्लॉग हो गया, कुछ कचरा आ गया तो पानी नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वाटर सप्लाई रुक जाएगी। वाटर सप्लाई रुक जाएगी तो उस एरिया को पानी नहीं मिलेगा। वैसे ही एनर्जी फ्लो रुक जाएगा तो वो एरिया डिजीज हो जाएगा या बीमार हो जाएगा। पहले एनर्जी रुकेगी, फिर फिजिकल बॉडी में वो चीज आएगी। तो ऐसे चक्र और नाड़ियां मिलके हमारी प्राणमय कोश बनाते हैं और ये ही एनर्जी को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। उससे हम डिजीज फ्री रहते हैं, होम्योस्टेसिस में रहते हैं, यानी कि बीच में रहते हैं। अपने आप बॉडी एडजस्ट कर लेती है, अपने आप को एनर्जेटिकली भी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लॉकेजेस आ गई, चक्रों में ब्लॉकेजेस आ गई, तो क्या होगा कि चक्रास काम नहीं करेंगे और एनर्जी फ्लो रुक जाएगा। जो 7 टैंक थे, वाटर टैंक्स थे, या 7 जो चक्र हैं, वो हमारी बॉडी में मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो आप देखिए ये 7 चक्र हैं हमारी बॉडी में, एक के ऊपर एक प्लेस्ड हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 वाटर टैंक्स हर फ्लोर पे हों, वैसे ही तो ये एक एक करके ये 7 चक्र प्लेस्ड होते हैं और इन चक्रों में एनर्जी स्पिन होती है, वॉर्टेक्स बनता है एक एनर्जी का, ऐसे ऐसे घूमती है एनर्जी, ऐसे स्टेबल नहीं रहती, वो घूमती रहती है। तो जो भी हमारा प्राणा एब्जॉर्ब होता है वो इन चक्रों में एब्जॉर्ब होता है और ये वाइटल रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। मरने के बाद इनमें से लाइफ फोर्स चली जाती है, प्राणा निकल जाता है और हम डेड हो जाते हैं। तो अब ये 7 चक्र एक के ऊपर एक हैं और 7 ही चक्र अपने अपने एक पर्टिकुलर एरिया को एनर्जी सप्लाई करते हैं। लोअर चक्रा, बेस चक्रा अपने एरिया को करेगा, हार्ट चक्र अपने एरिया को करेगा। ये सब चक्र हैं अलग अलग, इसे मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र है, फिर ये अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है और ये अजना चक्र है और ये क्राउन चक्र है जो सबसे ऊपर से हमें कनेक्ट करता है, या इसे हम और भी सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। तो ये चक्र जो है हमारी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। साइंटिफिकली हम इसे एंडोक्राइन सिस्टम से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज कर करके होम्योस्टेसिस फीडबैक मैकेनिज्म से मैनेज कर रहा है और ये एनर्जी रेगुलेट करके कर रहे हैं। इन 7 चक्र को फूलों के फॉर्म में या पेटल के फॉर्म में बताया गया कि 7 चक्र फूल हैं ये और उनके अराउंड पेटल हैं, जिसका नंबर वैरी करता है, जो हम आगे जानेंगे किसका कितना होता है। तो फूल के समान ये खिले रहते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें एनर्जी घूम रही है। तो ये 7 चक्र 7 रंगों के भी हैं, अलग अलग कलर है। जैसे हम जानते हैं व्हाइट लाइट है, वो व्हाइट दिखती है, नॉर्मल सनलाइट जिसे हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। पर जब हम प्रिज्म रखते हैं या 3 डायमेंशनल ट्राइंगल रखते हैं तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और 7 कलर बनते हैं जो हमें रेनबो में भी दिखते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कोई पैटर्न दिखता है हमें। जब रेनफॉल होती है और रुक जाती है तब हमें रेनबो दिखता है, वही सेम पैटर्न। प्रिज्म में भी हम वही सेम पैटर्न देखते हैं। वैसे ही सेम कलर पैटर्न हमें इन 7 चक्रों में दिखता है। सबसे ऊपर वाला है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, बिल्कुल सेम है रेड लास्ट। तो ये नेचर की ब्यूटी है कि हर चीजें वही हैं, सिर्फ हमें ढूंढनी है। तो जैसे 7 रंग हम देखते हैं वैसे ही 7 चक्रों के रंग हैं। कितना सुंदर तरीके से हमें समझ में आता है इससे। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमने देख लिया कि कैसे कंट्रोल होता है चक्रों से। वैसे ही नाड़ी से नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। तो जैसे 7 मंजिल पे 7 टैंक थे, वैसे 2 मेजर पाइप्स हैं। ये मानिए बिल्डिंग में 2 मेजर पाइप्स हैं जो ऊपर नीचे जाते हैं। वही सेम मेरुदंड के या स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ 2 ऊपर नीचे जाते हैं। वो जो पाइप्स हैं वो उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। वो हमारे ब्रेन से आता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके अराउंड एक नर्वस सिस्टम होता है जो हम आगे और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मान लीजिए आप 2 मेजर पाइप हैं जो साथ में बिल्डिंग में चल रहे हैं, वो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको हमने जैसे कि साइंटिफिकली देखा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया, वैसे ही इनको स्पिरिचुअली बताया गया कि ये 2 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। जैसे हम आसमान में हमें 2 सेलेस्टियल बॉडीज दिखती हैं, जो मेन सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं आसमान में, हमें क्या दिखता है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य मतलब दिन, चंद्रमा मतलब रात। वैसे ही ये जो 2 नाड़ियां हैं ये कंट्रोल होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग 2 फोर्सेस से, सोलर फोर्स एंड लूनर फोर्स, या फिर सूर्य नाड़ी जो पिंगला है और इडा यानी चंद्र नाड़ी। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी दोनों साइड राइट और लेफ्ट अलग अलग फोर्सेस से कंट्रोल होती है। या कह लीजिए बिल्डिंग की जो दोनों पाइप हैं उनमें पानी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों बिल्डिंग के आधे आधे पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं वाटर। तो वैसे ही हमने देखा कि एंडोक्राइन चक्रा से और नर्वस सिस्टम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से कंट्रोल होती है। मैंने अपनी बुक में टेबल में इसके बारे में बताया है कि ये सूर्य और चंद्रमा जो नाड़ियां हैं ये यिन यांग भी बोलते हैं चाइनीज फिलॉसफी में, यिन यांग जो कंप्लीट करती हैं एक दूसरे को। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
धन्यवाद।